मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोगों को स्वागत करता हूं यार उमाशंकर आप लोगों के लिए मैथ्स के जो एसएससी सीजन 2025 में 16 सितंबर को जो पेपर हुए थे उनको डिस्कस कराने वाले हैं। टॉप एमसीक्यू जो आए थे आपके, बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना है यार। पहला सवाल आपके सामने है, देखो यार सामने क्या सवाल है यार। एक 5 लीटर का पानी है, टैंक में 5 लीटर पानी है, उसमें से 2.375 लीटर 2 बार निकाला गया है, तो कितना पानी बचेगा? ये तो बहुत ज्यादा ही दे दिया यार इन्होंने। तो 5 में से ये 2 बार निकाला है ना, इन्होंने कितनी बार निकाला बेटे? 2 बार निकाला है। तो आप क्या करो भाई, एक बार में कितना निकल रहा है? 2.375, तो 2 बार में 2 बार करेंगे कितना आएगा? 4.750 निकला। कितने में से? 5 में से। 5 में से अगर 4.750 निकलेगा, बचेगा कितना? 2.50। 2.50 मतलब कितना बचेगा? 1/4 लीटर बचेगा। यही उसने आपसे पूछा था। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 1/4 इसका आंसर आपका आएगा। यही तो आपसे पूछ रहा था ना, कहाँ गया? ये ऑप्शन है ना, ये कैसे गलती करते हैं। ये इतना इसका आपका बचा, यही आपसे इसका पूछा गया था। ठीक है, 1 गलती से लग गया, तो इसका कितना बचा यही पूछना चाह रहा है बेटा। तो कितना पानी बचेगा? तो हम कह देंगे यार इससे कितना निकलेगा? इतना निकलेगा 5 में से, तो कितना बचा? 0.250, या ऐसे क्या कह सकते हैं? 1.4 लीटर। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला बेटा आपके सामने देखिए, एक पंसारी ने 50 किलो चावल 40 के हिसाब से खरीदी, 20 किलो चावल 55 के हिसाब से। टोटल कितना खर्चा हो गया इस बंदे का? टोटल सीपी अगर बेटा मैं बात करूंगा, टोटल सीपी की बेटा मैं बात करूंगा, 50 किलो 40 के भाव से, 20 किलो 55 के भाव से, टोटल अगर मैं देखूंगा 2000 रुपए यहाँ खर्च कर दिए इसने और 1100 रुपए ये खर्च कर दिए। टोटल खर्चा हुआ 3100 का। अब इसने बेचते समय क्या किया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया टोटल भैया? इसने बेचने के लिए क्या किया बेटा पता है आपको? इसने बेचा कितने के हिसाब से? दोनों को मिला के 48 के। कितने किलो मात्रा हो गई? 40 किलो और 20 किलो। 40 किलो 40 रुपए, सॉरी कितनी टोटल मात्रा जानना चाह रहा है ना। ये 50 किलो मात्रा ये थी और 20 किलो ये थी, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई? 50 और 20 70। कितने के भाव से बेटा? 48 के भाव से। कितने के बिक जाएंगे? 0 56 28 5 33। कितने का प्रॉफिट हुआ ये जानना चाह रहा है, या लॉस हुआ जो भी है। 3100 की चीज 3360 में बिकी है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 260 का प्रॉफिट होगा बेटा। खाली परसेंटेज नहीं पूछा, रुपए पूछे, तो आंसर लगा लेंगे सी ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, आंसर सब में 260 है, लॉस में भी प्रॉफिट में भी। प्रॉफिट हो रहा है ना, सीपी से एसपी ज्यादा है, तो ठीक ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल बेटा, एक टेलीविजन का एमआरपी कितना था? 20,000 था भाई। 20,000 रख रखा है और 20,000 पे एक 15% डिस्काउंट है। 20,000 का 15 कितना होता है? 3,000 कम कर दो, तो कितने में बेचोगे आप? 17,000 का। 17,000 की चीज पर उसने फिर डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया बेटा पता नहीं, लेकिन फाइनली कितने की बिकी है? 15,300 की बिकी है। ये कितने परसेंट डिस्काउंट है ये नहीं पता है। ठीक है, 17,000 की चीज 15,300 में बेचने का मतलब जानते हैं कितने का डिस्काउंट दिया? 1700 का। कितने पे दिया? 17,000 पे। तो हम ये कह देंगे दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट होगा बेटा? दूसरा डिस्काउंट जो दिया गया होगा वो 10% होगा। ऑप्शन क्या है बेटा आपका? ये ए ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, ए और बी में एल्कोहल एंड पानी का अनुपात है कितना बेटा? 4:1 है, जो कि कंटेनर बी में ये 5:2 है ना बेटा। ए से कितना लिया गया? 10 और बी से कितना लिया गया? 14। अब मुझे बताओ ए से, ए में क्या कहा गया बेटा? एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो कितना था बेटा? कह देंगे 4:1। और बी में बेटा एल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो है ना बेटा, वो किस रेशियो में बेटा? 5:2। इससे कितने लीटर लिया गया? इससे बेटा टोटल मात्रा कितनी होगी? 5 नहीं, इससे लिया गया 10, तो इसका कितने गुना? 2 गुना। तो इसका मतलब एल्कोहल यहां से कितना मिलेगा? 8 लीटर, और पानी कितना मिलेगा इससे? 2 लीटर। इसमें 5 और 2 7, इससे टोटल मात्रा 14 लीटर ली गई। कितने गुना हो गया? 2 गुना। इससे एल्कोहल कितना है बेटा? 10 लीटर, और पानी कितना है बेटा आपका? 4 लीटर। हमसे जानना चाह रहा है, अब दोनों को मिक्स कर दिया, अब मिक्स कर देंगे दोनों को, तो एल्कोहल कितना मिलेगा? 8 और 10 कितना मिलेगा भाई? फाइनल में देखा जाएगा, फाइनल में जो 8 ये था एल्कोहल, 10 यहाँ था, दोनों को मिलाने के बाद 18 लीटर ये हो गया। और पानी यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, कितना हो गया? 6। तो क्या रेशियो मिलेगा? 18 6, 3 रेशियो। जब दोनों को मिला देंगे बेटा, जो फाइनल मिलेगा वो क्या रेशियो मिलेगा आपका? 3:1 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल,
एक अर्धगोला और शंकु की आधार साझा करते हैं, ए हेमिस्फीयर एंड ए कॉन शेयर द सेम बेस एंड हैव इक्वल टू वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम समान है और उनकी बेटा रेडियस भी समान है, तो उनकी हाइट जानना चाह रहा है। अब देखो वॉल्यूम समान जानते हैं, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, और भाई कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ऊंचाई चाहिए, आप बताइए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, दोनों की रेडियस समान है, या 3 पावर है या 2 पावर है, ये कट जाएगी, h का मान आ जाएगा 2r। यही जानना चाह रहा है, जो उसकी ऊंचाई है रेडियस की किस फॉर्म में होगी 2r बराबर। जब भी यार मेंसुरेशन में जब भी वॉल्यूम कोई भी इक्वल आपको दे रखा है, इक्वल फॉर्मूला लगाए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल बेटा, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जो व्यास वाले एक वृत्त के अंदर स्थित है, मतलब कोई सर्कल है, ठीक है भाई, और सर्कल के अंदर आपको कहा गया है, सर्कल के अंदर एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये कहा गया है, क्या कहा गया भैया सुन ले, उसने ये बता गया है, ये मान लो बी है और ये हाइपोटेनस एसी है, और भैया यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर, ये कोई बिंदु डी मान लो, इसकी लंबाई क्या दी है ए बी की 6 दी है, और तुम्हें पता है क्या ये 6 दे रखी है, तो आप एक बात बताओ, एसी उसने एक बात कही यार, एसी एक शीर्ष लंब है, बी से कर्ण एसी पर क्या कर्ण एसी पर बीडी खींचा गया है, ठीक है बेटा, एबीसी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर स्थित है, ठीक है बेटा, कर्ण बीसी से खींचा गया है, एबी की लंबाई 6 है, तो भाई 6 लंबाई इसकी है। अब इसका जो व्यास है ना वो व्यास कितना दे रखा है बेटा आपका, ये 10 है, जो कि इसका हाइपोटेनस का काम करेगा। ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इनस्क्राइब इन ए सर्कल विद ए डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड बीडी, एंड एल्टीट्यूड क्या है बेटा आपका बीडी, इट ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेनस एसी इफ द लेंथ ऑफ द एबी इज 6 into what is the length of segment AD, ठीक है यार। अब आपको यार वैसे एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए जब ये 6 है, ये बेटा आपका 10 है, तो मुझे ये पता होना चाहिए ये वाली भुजा जो आएगी कितनी आएगी 8 आएगी, और आपको ये पता ये परपेंडिकुलर है ना, इस पे आपको इसकी भुजा निकालनी है ना, एडी की लंबाई ये निकालनी है ना, एडी की लंबाई, आपको एडी के लिए डायरेक्ट याद होना चाहिए, एडी क्या होता है पता है आपको, एडी निकाल के रखना वो होता है भाई आप याद रखना, एडी के लिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एक काम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं इधर देखना, देखो एक सेकेंड, एक काम कर सकते हैं ना, एडी की लंबाई निकालनी है ना आपको, एडी की लंबाई निकालनी है, तो याद रखना एडी की लंबाई निकालनी है, वैसे एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने के लिए, ए बी स्क्वायर एक एडी इंटू ए सी, ए बी कितना है यहाँ पे ए बी 6 का स्क्वायर 36, एडी पता नहीं, ए सी कितना 10 है, तो एडी की लंबाई जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा आपकी 3.6 आएगी, एडी की लंबाई कितनी आएगी बेटा आपकी 3.6 आएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका ये आएगा। एक रेल्ट याद रखना है जो कई बार जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है मैं बता देता हूँ, रेल्ट को याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रेल्ट है। क्या रेल्ट है बेटा, एक सेकेंड, देखो ये रेल्ट को याद रख लो, जब ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, इस पे कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, ये कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है, ध्यान रखना ये मिड पॉइंट नहीं, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो एक रेल्ट होते हैं, कुछ रेल्ट इनको याद रख लो, बड़े इंपॉर्टेंट रेल्ट है। कौन कौन से रेल्ट है याद रखना, इनके लिए रेल्ट है, एक रेल्ट होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डी इंटू ए सी होता है, एक रेल्ट बनता है बी सी स्क्वायर इक्वल टू बनता है बेटा सी डी इंटू ए सी बनता है, अगर एक बनता है बेटा इसके लिए बी डी स्क्वायर इक्वल टू बनता है ए डी इंटू ए सी बन जाता है, एक बी डी की लंबाई अगर आपको निकालनी होती है तो वो निकल जाती है ए बी इंटू ए सी, सॉरी ए बी इंटू बी सी अपॉन में ये आ जाता है ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी आ जाता है, ठीक है यार। इन रेल्टों को आप याद रखना यार, एक काम के रेल्ट हैं, आपको बहुत काम आएंगे आपके लिए। कोई पूछे कैसे बना, जैसे इसको देखना,
ये वाला ट्रायंगल देखो कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो ABC, ये छोटा वाला ले लो, कौन सा, छोटा वाला ABD ले लो। इन दोनों को आप सिमिलर कर देंगे यार, हैं सिमिलर कर देंगे तो इनमें लगाएंगे तो ये रेल्ट बन जाएगा। इसका ले लो छोटा वाला और बड़ा वाला लोगे तो ये रेल्ट मिलेगा। इन दोनों में सिमिलरिटी लगाएंगे तो ये रेल्ट मिलेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये रेल्ट मिलेगा। चारों रेल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, बहुत बार रिपीट आपके होते रहते। अभी वाले सवाल में ये 6 दे रखा था, ये 10 दे रखा था, यही तो निकालना था तो ये लगा दिया मैंने। ये पूछता तो मुझे पता है, इसके लिए ये लगा लेते। ठीक है, इन्हें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रेल्ट है, बार बार रिपीट आपके लिए होते, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट सवाल। दो वृत्तें क्या कह रहा है बेटा, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, दो सर्कल है यार, क्या कह रहा है भाई, दो सर्कल है, ये दो बिंदुओं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, इंटरसेक्ट कर दिया। कौन कौन सा रेल्ट बता रहा है भाई, वो कह रहा है आंतरिक स्पर्श बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। अब ये बताइए, इंटरनल स्पेस एक दूसरे को टच कहां कर रहे हैं, इंटरनल स्पर्श रेखा तो बनेगी नहीं इसमें, वो उसके बराबर होगी, क्या होगी ये तो बताना मुश्किल है। तो इंटरनल स्पर्श रेखा तो कोई बनेगी नहीं, हटा दो। केवल दो सामान्य स्पर्श रेखा मौजूद रहती हैं। हाँ ये तो है, ओनली 2 कॉमन टेंजेंट। हाँ तो ठीक है, एक ये बन के तैयार हो गई कॉमन टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, ये बात तो सही लग रही है। अभी तो बी तो सही है। स्पर्श रेखाओं की संख्या त्रिज्याओं पर डिपेंड करता है, ये कोई जरूरी नहीं होती, त्रिज्या कुछ भी हो, वो संकेंद्रित होना चाहिए ना, ना कोई जरूरी नहीं है, संकेंद्रित होंगे कि नहीं होंगे कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें केवल बी ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। दो वृत्तें जिनकी त्रिज्या R1 R2 एक दूसरे को, देखो भाई एक दूसरे स्पर्श करते हैं, एक रेल्ट याद रखो, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं ना, एक्सटर्नल टच करते हैं, आपसे पूछी जाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, जिसे बोलते हैं DCT, सीधी वैनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई याद रखना, अगर इस सर्कल की रेडियस R1 है, इस सर्कल की रेडियस R2 है, इसे याद रखना, वो आती है 2√1 R1 इंटू R2 होती है। इसे आप लोग याद रखना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ पर उसका नाम क्या दे दिया उसने, T दे दिया ना, क्या दे दिया, T दे दिया। तो T बराबर हो जाएगा, T बराबर होगा 2 बराबर √R1 R2, ये ऑप्शन हो जाएगा C। इसे याद रखना। ठीक, ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है जो लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस 30 डिग्री। परिधि पर स्थित एक बिंदु जीवा पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है। वृत्त के केंद्र पर जीवा की दूरी कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप देखो एक बात ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल 2025 में बहुत सवाल ऐसे पूछे गए, मैक्सिमम एडवांस का बहुत योगदान रहा है। पिछली बार 2-3 साल से कम था, इस बार बढ़ा दिया है। एक वृत्त की जीवा है, एक वृत्त की जीवा कितने की है बेटा, आपकी 12 सेंटीमीटर की है। जो किसी बिंदु पर अगर देखा जाए यहां पर, वो कितने का कोण बना रही थी, किसी भी सरकमफ्रेंस पर कितने कोण था, ये 30 डिग्री का। अब तुम्हें पता है सरकमफ्रेंस पर बना कोण 30 का है। अगर मैं पूछूं सेंटर पे बना हुआ कोण कितने का होगा, तुम बताएंगे। ये परिधि पर 30 का है तो ये होगा 60 पर। अच्छा, जीवा की लंबाई कितनी है भाई आपकी, ये 12 है। जीवा की लंबाई 12 है। अच्छा, एक बात आपको ये भी पता चल गया, क्या पता चल गया बेटा, जब ये 12 है, ये कोण 60, ये 30 डिग्री का कोण था, कोई बिंदु P मान लिया, ये जीवा का नाम दे दिया मैंने AB। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए क्या कह रहा है भाई, सुनो। उसने कहा है, मैंने एक बात कही आपसे, क्या कही बेटा आपके लिए, देखिए देखिए, तो ये 30-60 डिग्री है। आप जानते हैं दोनों क्या है, ये रेडियस ही होंगी ना, सेंटर पे है तो रेडियस होंगे, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये 60 है तो ये भी कितने कितने होंगे, 60 डिग्री हो गए। मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। जब ये समबाहु त्रिभुज बन गया, अब तुम मुझे बताओ, समबाहु त्रिभुज बन गया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे ना, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होंगे। तो हमसे पूछा गया सेंटर से जो जीवा को मिलाने वाली ये लंबाई पूछी गई है ना, कितनी होगी। तो एक तरह का ये किसका काम कर रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मीडियंस की लंबाई, किस इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन की लंबाई निकालनी है, एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी है, ये 12 ये 12 ये 12 है, तो आपको पता होना चाहिए, मीडियन बोल दो, इसे एल्टीट्यूड बोल दो, कुछ ही बोल दो, ये डिस्टेंस को, वो आती है, आपको पता होना चाहिए क्या होती है भाई, √3/2 a होती है ना। तो √3
ए का मान कितना है यहाँ पे 12, तो ये कितनी आएगी बेटा 6√3 आएगी। ये जानना चाह रहा था। क्या जानना चाह रहा था? वो पूछ रहा था वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी कितनी आई बेटा आपकी 6√3 आई। ये आपको याद रखना कितनी है बेटा आपका 6√3 आई। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट सवाल क्या करा बेटा, देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि केंद्र का आंतरिक कोण 60 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताओ, सेम उसी जैसी आकृति जो अभी आपने बनाई थी कि कोई सर्कल है, ठीक है भैया। अब भाई उसने कहा है कि यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा, ये कोई हमें ये बताइए इस पर केंद्र पर कितने कोण बनना है बेटा आपका 60 डिग्री का कोण बनना है। इसकी रेडियस कितनी है 8 है। ये ओ है, ये ए बी है। अब मुझे बताइए, अभी सिखाया था इसका सेक्टर का एरिया चाहिए है ना, इसका एरिया चाहिए बेटा है ना, रेखा है ना, उसने बनाया गया है इफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर 60 डिग्री व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसका सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? आपको पढ़ा रखा है एओबी, इसका आर्क का एरिया निकाल दो भाई, है ना। तो ये वाला एरिया चाहिए ना उसे, तो ये पूरे एओबी का एरिया निकाल दो यहां से लेके यहां तक, और इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो। कौन सा? एओबी का। आप जानते हैं इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं क्या होता है सेक्टर का एरिया, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर 8, थीटा कितना है बेटा आपका 60 डिग्री अपॉन 360। और इस समबाहु त्रिभुज का काम कर रहा है ना, ये 60 है तो पक्का ये क्या होगा भाई 60 ही तो होगा, अभी सिखाया था। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो यार। कैलकुलेशन सॉल्व करने बैठेंगे, पाई तो छोड़ दो, पाई आ गया 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 1/6 आ गया है ना, 4 से 64 है तो 16 आ जाएगा, ये 16√3 आएगा। ये कितना आएगा भाई पाई गुणा 32/3 आएगा माइनस 16√3। यही एरिया उसने पूछा था, पाई 32/3 माइनस 16/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, याद रखना। इस पर सवाल बहुत पूछे उसने, ठीक है। अगर उसने पूछा क्या व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉर्ड, ये बेटा इसके द्वारा बोल रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा द्वारा, इस जीवा के द्वारा इस जो सेगमेंट बनना है ना, इसका क्षेत्र पूछा है। अगर उसने पूछा होता ये पूरा सेगमेंट का एरिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो एओबी हो जाता। तो पूरे में से एओबी में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नीचे वाले का एरिया आपका आ जाएगा। वो आपने कितना आया बेटा, इस सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। अब आते हैं भाई एसएससी सीजीएल में ये 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जो टॉप सवाल थे वो आपके लिए उठाए गए। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल की 2025 के जो 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में जो टॉप सब है उनको देखते हैं। क्या थे भैया आपके, देखिए 6 क्रमागत पूर्णांक संख्या है और 5 ये अलग है, ठीक है। पता नहीं कौन कौन सी है। 6 क्रमागत पूर्णांक का औसत 5 पूर्णांक के औसत से 2 कम है, इसका मतलब 5 वाले का ज्यादा है। 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है। 6 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, ठीक है। जिसके बारे में पूछा उसी को मान लो। जो 6 नंबर है ना, इंटीजर नंबर है, पता नहीं कौन से, हमें नहीं पता है, उनका एवरेज अपने मन से आपने क्या मान लिया, हमने मान लिया उनका औसत अपने मन से मान लिया ए है। 6 नंबर थे, तो तुम मुझे बताओ जो 5 अलग नंबर है इंटीजर, उनका औसत क्या होगा। उन्होंने तो कह रखा है 6 पूर्णांकों औसत, 5 पूर्णांकों औसत से 2 कम है, तो 2 कम है तो ये 2 ज्यादा होगा, a प्लस क्या होगा 2 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ ये अलग नंबर होंगे, कोई हो सकता है 7, 8, 9, 10, 11 हो। ये 5 बड़ी बड़ी संख्याओं 35, 36, 37, 38 अलग अलग पूर्णांक है ना, इनका औसत ज्यादा है 5 वाली का, क्यों बड़ी संख्या होंगी, ये छोटी संख्या है 6, ठीक है। ये होगा, हमें नहीं पता है। अब मुझे बताओ इन 5 संख्याओं का सम कितना है। 5 का गुणा कर देते ना एवरेज, 5 का गुणा कर दो एवरेज में। 6 संख्याओं का सम क्या है, एवरेज में 6 का गुणा कर दो। और 5 संख्याओं के सम में से 6 संख्याओं का सम गया, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, कितने का भैया 4 का डिफरेंस है। सॉल्व करना है यार। सॉल्व किया आपने 5a + 10 6a + 4 और a बराबर आया 6। हमें पूछा गया था 6 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, मैंने a माना था तो क्या निकल के आया बेटा आपका 6 निकल के आया। यही आपसे पूछा था, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक टीवी सेट 19,650 रुपए का नगद है
3100 रुपए उसने नगद अग्रिम भुगतान की और 3 बराबर किस्तों में उपलब्ध कराया। अच्छा, सीआई की इंस्टॉलमेंट का सवाल है और भैया उसने जो रेट है वो कितनी है, 10% की सीआई है। प्रत्येक किस्त कितने की हो? देखो हम कोई टीवी लेने गए है ना, टीवी कितने का था वैसे, 19,650 का। हमने कितने रुपए नगद जमा करा दिए, 3100 रुपए हमने नगद जमा करा दिए। अभी कंपनी का हम पे कर्ज कितना बाकी है, 16,550। हमने कहा सीआई की किस्तों में चुकाएंगे इसे, 3 किस्तों में। और सीआई के बारे में जानते ही आप, किस्त कैसे बनाते, इंस्टॉलमेंट का सवाल है। 10% जानते, 1/10 मतलब पहली किस्त 10 के 11 देने पड़ेंगे, 11। पहली किस्त है तो 1 पावर लगाओ। और दूसरी किस्त की बात करेगा, दूसरी किस्त के हमने 10 का और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 100 रुपए के कितने देने पड़ेंगे, 121। तीसरी किस्त की बात करेगा, क्यों कर लेते, 1000 के कितने देने पड़ेंगे हमें, 1331 देने पड़ेंगे। और एक बात करो, 4 किस्त होती है, 4 पावर करते, उसी ने कहा है प्रत्येक किस्त समान होनी चाहिए। इधर वाला होता है धन, होता है जो भी धन है आपका, इधर वाली होती है इंस्टॉलमेंट, है ना। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट समान है, ये 11, 121, 31। इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के लिए यहाँ 121 का गुणा, यहाँ कितने का, 11 का। अब देखो अगर 11 121 का गुणा करेंगे मतलब 1210 रुपए के हमने 1 साल बाद 1331 देने पड़े थे। 1100 का हमें 1331 देना पड़ा 2 साल बाद। 1000 का हमें कितना देना पड़ा था, 1331 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, कायदा से हम पे देखा जाए कर्ज कितना था हमारे पास इसको जोड़ेंगे 0 1 और ये 2 1 3 और ये कितना बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 3। 3310 रुपए का कर्ज है, 3310 का नहीं है, उसी ने तो कह रखा है 3310 का कर्ज नहीं है। इसकी वैल्यू दे रखा है 16,55,0 है। कितने गुना हो गया पता है आपको, ये 5 गुना। तो प्रत्येक किस्त जो भी होगी वो भी कितनी गुना हो जाएगी बेटा आपकी, ईच इंस्टॉलमेंट वो भी कितने गुना हो जाएगी बेटा, आप कह देंगे ईच इंस्टॉलमेंट आप कहोगे 1331 गुना 5। हम सॉल्व करेंगे, 5 15 66। प्रत्येक किस्त इसको कायदा से कितने की देनी चाहिए, 66-55 की पैसे देने बजे 6655 की। देखो नगद लेने जाएंगे 19,650 की, हमने कितने नगद दिए, 3100। बचे कितने आपको, 16,550 रुपए बचे। अब उसको यार हमने सीआई से देना है 10, 1 है 1 पावर लगा लिया, पहली किस्त 10 के 11, 2 किस्तें तो पावर स्क्वायर कर लिया, 3 किस्तें तो क्यूब कर लिया। 10 के 11, 100 के 100 की 1000 के, प्रत्येक किस्त समान होगी तो इसमें 121 का गुणा, इसमें 11 गुणा। अब देखो इतना कर्ज है, टोटल 3310 रुपए का कर्ज है। वो कह रहा है इतना कर्ज था, कितने गुना, 5 गुना। प्रत्येक किस्त समान है तो 5 गुना, प्रत्येक किस्त 16 6 6 5 5। नेक्स्ट सवाल, एक गैजेट को उसके एमआरपी से 15% डिस्काउंट दिया गया, इस बिक्री पर उसने क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। आपको पता है वो कहता है ना इतना डिस्काउंट देने के बावजूद भी इतने का लाभ हुआ, मतलब 15% का डिस्काउंट दिया और 20% का लाभ हुआ। तो भाई मुझे बताओ 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी, ये सीपी एमआरपी के बीच में पता चल गया। अब बोर्ड क्या रहा है वो सुन ले भाई उसकी बात। वो कह रहा है क्रय मूल्य 20% लाभ होता है, यदि उसको जो लाभ होता है कितने रुपए का हो रहा है, 450। अच्छा प्रॉफिट होता है किस पे, वो तो दुनिया जानती है, वैसे इसे बताने की जरूरत नहीं थी, सीपी पे होता है प्रॉफिट। इस पे होगा कितने का होगा, 20% का। 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसका 20% जानते हो क्या होता है, 85 का 20% 1/5 कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, 17 का प्रॉफिट हुआ ना। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 450। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 450 अपॉन में 17। पूछा क्या भाई, अभी रुको भैया, उसने ये कहा है, क्या कहा है सुन ले भाई, अगर वो एमआरपी पे, एमआरपी कितना हो गया 120, उस पर 25% डिस्काउंट देता। 25% कितना होता है, 1/4 कम कर लो, 1/4 कम करने का होता 30 रुपए कम कर लो, तो कितने में बेचता है इसे, 90 में बेचता। तो उसका एसपी का मान क्या हुआ, एक रेशियो मान आ गया, 90 का मान चाहिए। तो इसमें 90 में कितने गुणा कर लो, 450 अपॉन में 17 का। तो सॉल्व कर लो यार, 0 0 9 5 45 36 4 40, 17 का भाग देना, 17 दूनी 34, 17 से 51, 23 के संबंध कोई स्टार्ट है ना, 2382 पॉइंट समथिंग, ये आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, याद रखना आंसर क्या आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन। अरे 100 माइनस डिस्काउंट सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी, सीपी एमआरपी का पता चल गया। उसने कहा हमें 20% लाभ होता है, लाभ किस पर होता है, सीपी पर। 20% कितना होता है, 1/5, जिसकी वैल्यू कितनी है, 17 रुपए, जिसका ओरिजिनल वैल्यू 450, एक रेशियो की वैल्यू आ गई
वो कह रहा है हम तो एमआरपी में 25% डिस्काउंट देंगे, 30 रुपए कम कर दो, कितने में बेचेंगे 90 में, एक का मान इतना, तो सॉल्व करिए तो आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं पर पीक्यूआर पर 7%, 9%, 11% की दर से साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि का निवेश किया। यदि एक वर्ष में अर्जित कुल ब्याज कितना है 2520 है। योजना आर में निवेश की गई राशि योजना बी में निवेश की गई राशि का 250% है और योजना क्यू में निवेश की गई राशि का 300% है, तो योजना पी में निवेश की गई राशि कितना है? तो भाई इसने जो बोला है उसको सुन ले। वो कह रहा है पी में निवेश की गई राशि, सॉरी योजना आर में निवेश की गई राशि पी में निवेश की गई राशि का 250% है और भैया क्यू में निवेश की गई राशि का कितने परसेंट है? 300% है। तो एक बात बताओ, मैं इसे लिख सकता हूं आर, 250% को लिख सकता हूं 5/2, 300% को लिख सकता हूं 3। अब रेशियो हम इनको निकाल लेंगे, इतना रेशियो निकालेंगे, आर रेशियो पी रेशियो क्यू, 3 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, 15 का भाग देंगे तो आर का मान 15, 15 का यहाँ भाग दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, 15 का भाग दूंगा तो 5 आएगा। हमने अपने मन से इनकी रेशियो मान लिया 15, 6, 5, ठीक है बेटा। अब यार बताइए, ये इनकी धनराशि आ गई, धनराशि बोले प्रिंसिपल का रेशियो हो गया। आप अपने मन से इसे 1500 मान लीजिए, इसे 600 मान लीजिए, इसे 500 मान लीजिए। अब इन पे ब्याज निकालिए, ब्याज कैसे लगेगी वो देख लेते। वो ये कह रहा है बेटा पी पे कितने परसेंट लगेगा 7%, देखो इस पर 7% लगेगा। देखो पी क्यू आर लिख लेते, चलो मैंने अपने मन से इसे क्या मान लिया 600 मान लिया है ना, इसे क्या मान लिया 500, इसे मान लिया 1500, ठीक है बेटा। इस पे पी पे कितने परसेंट लग रहा है देखना ध्यान से, पी पे लग रहा है 7%, 7% की ब्याज है तो कितनी ब्याज मिलेगी 42 रुपए। इस पर कितने की ब्याज है बेटा 9%, कितने की ब्याज हो गई 45 रुपए। इस पर 11% की ब्याज है, कितने की ब्याज हो जाएगी 165 रुपए। टोटल ब्याज कितनी हो गई यार आपकी, टोटल ब्याज हो जाएगी, इनको जोड़ूंगा, इनकी जोड़ूंगा तो आएगी 252। 252 थोड़ी है, इसका मान है 2520। कितने गुना हो जाएगा बेटा आपका 10 गुना। धनराशि भी कितनी गुना हो जाएगी आपकी 10 गुना हो जाएगी। कौन सी धनराशि पूछी पी, 6 मानी थी, एक 10 गुना करने का मतलब इसे कितने हो जाएगी 6000 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका सी, हर चीज 10 गुना होगी, 6000, 5000, 15000, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक मीनार है 50 मीटर ऊंची है, इसके शिखर से पास की एक इमारत के ऊपर और नीचे के अवनम कोण 30 और 45 डिग्री है। इमारत की अनुमानित ऊंचाई और मीनार को इमारत से अलग करने वाली क्षैतिज दूरी कितनी होगी? एक टावर स्टैंड 50 मीटर टॉल, मतलब एक टावर है जो कितने मीटर का बेटा 50 मीटर का है। कितने का बेटा आपका 50 मीटर का है, ठीक है भैया। एक इमारत और है, चलो इमारत को हम दूसरे कलर से बना देते हैं। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर इस मीनार 50 की है, इसके इस पे देखा जाए वर्टेक्स पे कितने का कोण है 30 का, और भाई इसके नीचे यहां देखेंगे तो ये कोण कितने का बेटा आपका 45 का। तो मुझे बताइए, ये आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी है, ये कितने कोण है 30 डिग्री का, ये कितने कोण है बेटा 45 डिग्री का। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, इस मीनार की ऊंचाई 50 दे रखी है। तुझे ये पता होना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ बेसिक बातें। ये 45 डिग्री है, जब ये 50 है 45 है, सॉरी ये 50 है, ये 45 है डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितने का होगा बेटा आपका 50 होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब एंगल ये 45 डिग्री होता है, इन भुजाओं का रेशियो क्या होता है 1:1, जितना ये हुआ उतना ये हुआ, ये 50 होगा तो ये भी कितनी 50। एक सवाल तो यही था, क्या सवाल था, मीनार को इमारत से अलग करने वाली क्षैतिज दूरी कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी 50, कितनी दूरी होगी 50। ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका, आंसर तो इसी से लग चुका है 50। अब अभी इसकी ऊंचाई और निकालनी है, इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी वो देख। ये बताओ, इसकी लंबाई ए बी दे रखी है मीनार की, ये इमारत है इसकी लंबाई सी डी दे रखी है। आप एक बात बताओ, क्या सुनना, हाँ भाई, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 50 आ जाएगा। ऑप्शन यहीं से लगा सकते हो आप चाहो तो, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है बेटा ध्यान रख लेना। दोबारा सुन लीजिए,
वो कह रहा है कि मीनार है 50 मीटर ऊंची है, इसके शिखर से पास के एक इमारत के ऊपर वाला 30 डिग्री कोण है, ये वाला कितने का 45 का। आप जानते हैं ये 45 का है तो इनका रेशियो 1:1 रेशियो होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है भाई, अब ये सवाल और करना है आपको, तो मुझे बताओ ये 50 है तो पक्का ये भी कितने का होगा बेटा, ये 50 का ही होगा कि नहीं होगा। अब ये 50 जितना ये है उतना ये है, और 30 डिग्री का रेशियो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर 30 डिग्री एंगल होता है तो आपको ये भी याद होना चाहिए, है ना। क्या बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो। हाँ भाई, तो भैया एक बात बताओ, ये 30 डिग्री एंगल होता है तो आपका इसका रिजल्ट भी याद होगा। क्या याद होगा, ये 1 होता है, ये कितना होता है बेटा आपका √3 होता है, 1 और ये √3 होता है। मतलब ये कितने की वैल्यू है बेटा आपकी, √3 की वैल्यू कितनी है 50, एक का मान निकाल लो। तो हम ये कह देंगे इसका मान निकल जाएगा, मान लो ये के मान लेते, के बी के की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आएगी 50 अपॉन में √3, और √3 है तो 50 है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है, या मैं इसे कह सकता हूँ 50, इसे मान लो 75 पैसा, 75 पैसा मतलब 3/4, या ऐसे लिख सकता हूँ 50 7/4 200.7, कितना आएगा 7 दूनी 14 60 28.28 के समथिंग आएगा। ये 28.5 के समथिंग आएगा, 28.5 29 आएगा ना, ये वाली ये कितनी लाइन आई 28.5 आ गई, या 29 कह दो, 28 29 मान लो। ठीक है, ये पूरी लाइन कितनी की थी 50 की, और 50 में से 29 गए तो ये वाली लाइन कितनी आएगी 21 की आएगी। यही पूछा था हमसे, तो 21 और 50, वैसे जरूरत नहीं थी, ये 50 है तो ये 50 है, आंसर देके आप यहीं से निकल सकते थे। ठीक है, आपको 3 रिजल्ट याद रखना जो इंपोर्टेंट रिजल्ट है। जब भी आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस मात्र 3 रिजल्टों पे खत्म हो जाती है, ये लाइन याद रखना, ये 30 डिग्री है तो इन भुजाओं का रेशियो 1√3:2 होता है। अगर ये 45 डिग्री है, इन भुजाओं का ये एंगल 45 है तो ये 1 और √2 होता है, और भैया ये एंगल 60 डिग्री है, इन भुजाओं का रेशियो √3 1 और 2 होता है। इसी से पूरी हाइट एंड डिस्टेंस आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक बेटा, चलो 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार फव्वारा 3.5 मीटर चौड़ी घास की क्यारी से घिरा हुआ है। घास की क्यारी का क्षेत्रफल और फव्वारे के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये जानना चाह रहा है। सुनना मेरी बात, सुनो, देखिए, देखो बेटा, वो ये कह रहा है कि भाई 7 मीटर त्रिज्या वृत्त वाला है। ठीक है, ये 7 मीटर, ये ले ले, इधर देख, ये 7 मीटर त्रिज्या वाला है, इसके चारों तरफ 3.5 मीटर घास बिछाई गई है ऐसे। तो ये जो घास बिछाई गई है, मुझे एक बात बताइए, सुनो, इसका एरिया इसका ये घास बिछा दी गई है। ठीक है बेटा, अब समझ गए होंगे इसका कैसे, घास वाले का एरिया कैसे निकालोगे आप बताना। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे, है ना बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये बताइए, छोटे वाले के लिए, छोटे वाले की रेडियस आपने कितनी दी थी, छोटे वाले की रेडियस आपने दी है 7, और ये बताइए ये कितनी हो जाएगी, बड़े वाले की 7 तो थी, और इसमें कितना बचाएगा 3.5। मुझे बताइए क्या कह रहा है बेटा, घास की क्यारी का क्षेत्रफल, घास की क्यारी के क्षेत्रफल की बात की जाए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ग्रास बेड, तो घास की क्यारी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्यारी का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, बड़े वाला सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दो, और पाई तो कॉमन है ही, बड़े वाली देखो, छोटी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, छोटी वाली तो 7 है ही, और बड़ी वाली क्या हो जाएगी 7 और 3.5 मीटर चौड़ी, तो कितनी हो जाएगी बेटा, वो 10.5 हो जाएगी। 10.5 के स्क्वायर में से 10.5 के स्क्वायर में से, और ये कितना घटा देंगे बेटा 7 का स्क्वायर, ये घास की जो क्यारी है उसका क्षेत्रफल आएगा a+b a-b, एक में जोड़ देंगे तो एक में आएगा 17.5, घटा देंगे तो कितना आएगा 3, ये इसका क्षेत्रफल आ गया घास की क्यारी का। अब किसके साथ रेशियो निकालना है ये बताओ, फव्वारा, फव्वारे के लिए रेडियस कितनी थी 7, इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई, इनका रेशियो तो चाहिए पाई r स्क्वायर, 7 गुणा 7, यही तो हो गया बेटा। सॉल्व करना है, इसी का तो आंसर निकालना है। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भैया, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 7 से कितनी बार गया बेटा, ये देखो 7 से कितनी बार गया 2.5 बार,
ये कितना आएगा बेटा आपका, ये आएगा 2.5 है ना, ये 7.5 आएगा और नीचे क्या आएगा 7 आएगा। और क्या आएगा भाई 75/17 का मतलब होता है 15/14 है। क्या आएगा भाई 15/14 आना चाहिए ना इंसान, कैसे गलती कर रहे हैं भाई। दोबारा 3.5 मीटर है ना, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार जोड़ेंगे 10.5 स्क्वायर है और एक बार घटाएंगे ना 7 का स्क्वायर आएगा। तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17.5, एक बार घटा देंगे तो आएगा 3.5। कितना आएगा बेटा, ये 3.5 आएगा। यही गलती कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बताइए ये बताइए 7 से कितनी बार गए 2.5 बार, और 3.5 से ये कितनी बार गया 2 बार। ऊपर कितना है 2.5, नीचे क्या है 2 है, या लिख सकते हैं 25/20। क्या रेशियो आ गया 5/4, इनका रेशियो आ जाएगा। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक तल में, ठीक है भाई, 3 बेटा बंधु हैं, 3 स्पर्शीय वृत्त खींचे गए, उन पर खींची जाने वाली अधिकतम कितनी होंगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। 3 है ना, जैसे मान लो एक सर्कल ये खींचा है, एक सर्कल ये खींचा है और एक सर्कल ये खींचा है, अलग अलग है, कोई टच नहीं कर रहा है, तो कितनी खींची जा सकती है टोटल। मान लो एक सर्कल का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, तो भाई कितनी खींची जा सकती है। रेखा खींचने के लिए 2 सर्कलों की जरूरत होती है, और 2 सर्कलों पर मैक्सिमम कितनी खींची जा सकती है स्पर्श रेखा। मान लो 2 सर्कल है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक तो ये खींची गई, एक ये खींची गई, 2। और भाई 2 स्पर्श रेखा, इनका नाम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट होती है, 2 और खींची जा सकती है। एक ये खींची जा सकती है, तो एक ये, तो 2 से मिलकर मैक्सिमम कितनी खींची जा सकती है 4। तो भाई ऐसे कितने पेयर बनेंगे, देखो ए और बी को लेंगे, इनसे कितनी बन जाएंगी 4, बी और सी को लेंगे, इनसे भी 4, सी और ए सर्कल लिए 4, तो मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 4 4 4, मैक्सिमम कितनी आ जाएंगी 12 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, ये 2 सर्कल से मैक्सिमम कितनी खींची जा सकती है 4, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसवर्सल, कुल मिलाकर कितनी स्पर्श रेखा 4। एक वृत्त में ए बी व सी डी, अच्छा ए बी व सी डी एक सर्कल है, 2 जीवाएं एक दूसरे को ए बिंदु पर कट करती हैं। एक जीवा का नाम है ए बी, एक का नाम है सी डी, ई बिंदु पर कट कर रही हैं, और इनके बारे में क्या दे रखा है, ए ई का मान अगर 2x है और ई बी का मान आपका 3x है। x ले लूं, x लेने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि x उसने ले रखा है। आप एक काम करो, देखिए तो भाई आप एक काम कीजिए, इसका नाम ऐसा कर लो, इसका मान 2r वो ले लो, 2a ले लो, इसका नाम 2a ले लो। ठीक है, रेशियो ही तो है, चलो ठीक है। इसका नाम 2r1 ले लिया, इसका नाम 3r1 ले लिया, और CE और ED का मान कितना है, ये 5r2 ले लिया, और ये कितना है बेटा आपका 2r2 ले लिया। आपको एक थ्योरम तो पता ही होगी, क्या पता है बेटा आपको, जब कोई सर्कल है उसके अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे कट करती हैं, तो एक रिजल्ट होता है AE गुणा EB इक्वल टू CE इंटू ED, ये रिजल्ट होता है बेटा। याद रखना, जब कोई सर्कल के अंदर 2 जीवाएं कॉर्ड एक दूसरे को कट करती हैं तो ये रिजल्ट आपका होता है। अब मेरी बात बताओ, इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। AE कितना आएगा 2r1, 3r1, 5r2, 2r2, इससे ये क्या पता चला 6r1 स्क्वायर, ये आएगा 10r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर 10/6 क्या आएगा 5/3 आया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक बात बताओ, AB की लंबाई कितनी दी है आपको, AB की लंबाई दी है आपको x, जो कि AB पूरी कितनी होगी पता है आपको 2r1 3r1 कितनी हो जाएगी बेटा 5r1 स्क्वायर, 5r1 होगी। और मुझे बताओ CD की लंबाई क्या दी है इन्होंने 22, जिसकी लंबाई कितनी होगी 5 और 2 7 r2। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में संबंध पूछ रहा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर करूंगा तो बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये कितना आएगा 25, ये आएगा 7 का स्क्वायर 49, R1 स्क्वायर नीचे आएगा R2 स्क्वायर, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, R1 अपॉन, भाई ये क्या होगा 25 R1 स्क्वायर होगा और नीचे क्या होगा 49 R2 स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर क्या लिख सकता हूं 5/3, यहां लिख सकता हूं 5/3, ये आंसर आना चाहिए 125 अपॉन 147, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका डी ऑप्शन, आंसर क्या आएगा बेटा आपका डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये थ्योरम थी, इसके अंदर जब कोई सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे कट करते हैं तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा का केंद्र पर बना कोण कितने का है बेटा 90 डिग्री का है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा वो जानना चाह रहा है। इस पर मैं कई बार बता चुका हूं कैसे, ये कोई सर्कल है, ये जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये कितने का है 90 डिग्री का है, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ओ ए बी, और इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया इस वाले का, कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया एओबी में से इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे, एओबी का निकल आएगा। अब मुझे बताओ इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 90 अपॉन 360, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 10 गुणा 10 होगा, सॉल्व करने बैठ जाएंगे आप लोग, कितना आएगा 90 से 1/4, 100 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100, 100 में 4 का भाग देगा 25 पाई, और ये कितना आएगा 150 आएगा। तो इस सेक्टर का एरिया आ गया जो पूछा था 25 पाई माइनस के 50, याद रखना। एक और सवाल, ये क्या लिखा है 0.05 का क्यूब, 0.01 का क्यूब, नीचे लिखा है 25 का क्यूब, ये क्या लिखा है 0.05 का क्यूब। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा बच्चा, करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखो, ऊपर ये लिखा है और नीचे आपने देखा इसका क्या हो रहा है, देखना 5 गुना, इसका भी क्या हो रहा है 5 गुना, 5 गुना वो भी क्यू के साथ, तो 5 गुना वो भी क्यू के साथ हो रहा है, इसे बाहर निकाल लो, ये नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या कॉमन एक जैसी हो जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है, हमें पता है नीचे 5 का गुणा कर दिया है, क्यू बार की 3 बार है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 किया, तो इसका आंसर आएगा 1/25, जिसकी वैल्यू होती है 0.008 होगी, 125 में भाग देंगे तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन थे, आपको मैंने 16 तारीख के डिस्कस किए थे टॉप क्वेश्चन, इसी तरह इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, और क्लास समझ में आ रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।